मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका उपयोग ना सिर्फ हम खाने पीने के लिए करते हैं बल्कि अन्य दैनिक कार्यों जैसे नहाने धोने साफ सफाई तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों के लिए भी करते हैं। जल हमें बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैसे नदी, तालाब, पोखर, कुआं, चापानल इत्यादि। इन सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होने वाले जल में भूमिगत जल को सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि अन्य सभी प्रकार के जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ तथा सूक्ष्म जीवाणु मिले होते हैं। ये अशुद्धियाँ जल के प्राप्ति के स्थान, भंडारण के तरीके तथा अन्य वातावरणीय कारणों से संभव हो सकते हैं। अतः इनका व्यवहार हम पीने अथवा खाना पकाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हम जल जनित विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे हैजा, डायरिया, पीलिया तथा अन्य पाचन संबंधी रोग। बच्चों, पहले भूमिगत जल को सबसे शुद्ध तथा साफ माना जाता था, जो हमें चापानल तथा कुआं से प्राप्त होता था। परंतु वर्तमान समय में पर्यावरणीय कारणों तथा भूतल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण यह जल भी प्रत्यक्ष रूप से खाने पीने के योग्य नहीं रह गया है। उपयोग में लाने से पूर्व इन सभी प्रकार के जल को शुद्ध करना आवश्यक होता है। जल को शुद्ध करने के निम्न तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला है छानना। बच्चों, जल को छानकर शुद्ध करना यह सबसे प्राचीन तरीका है। पहले लोग जल को व्यवहार में लाने से पूर्व जल को छानते थे। छानने के लिए लोग महीन सूती मलमल के कपड़े का प्रयोग करते थे। व्यवहार में लाने से पूर्व साफ सुथरे महीन मलमल के कपड़े में जल को छाना जाता था। ऐसा करने से जल में उपस्थित मोटे अशुद्धि जैसे खरपतवार इत्यादि तो छनकर अलग हो जाते थे, परंतु जल में विद्यमान सूक्ष्म जीवाणु, कीचड़ के महीन कण इत्यादि जल में ही रह जाते थे। इतना ही नहीं, जल का दुर्गंध भी दूर नहीं हो पाता था। वर्तमान समय में भी जल को छानने के लिए बहुत सारे फिल्टर बाजार में उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग करके लोग जल को छानते हैं। इसके अलावे प्राचीन समय में जल को छानने के लिए 4 घड़े का प्रयोग किया जाता था। इन चारों घरों को एक विशेष प्रकार के स्टैंड पर एक के ऊपर एक करके रखा जाता था, जिसमें ऊपर के तीनों घड़े के पेंदी में छेद किया जाता था। सबसे ऊपर वाले घड़े के छिद्र वाले भाग पर महीन मलमल का कपड़ा डाल दिया जाता था। दूसरे घड़े में चारकोल या कोयले का टुकड़ा डाला जाता था और तीसरे घड़े में बालू तथा छोटे छोटे कंकर पत्थर डाल दिए जाते थे। सबसे नीचे वाले घड़े के पेंदी में कोई छेद नहीं होता था। इसके बाद ऊपर वाले घड़े में जल को डाला जाता था। वहाँ से जल उस महीन मलमल के कपड़े से छनकर दूसरे घड़े में पहुँचता था, जहाँ कोयले में उस जल में उपस्थित जीवाणु तथा दुर्गंध कोयले से छनकर अलग हो जाते थे। इसके बाद वह जल छनकर तीसरे घड़े में पहुँचता था। उस घड़े में उपस्थित बालू तथा कंकर पत्थर के टुकड़े
जल में उपस्थित जीवाणुओं को अपने में फंसा लेते थे और उसमें से छनकर शुद्ध जल चौथे घड़े में जमा होता था। यह जल खाने पीने के योग्य पूर्णतः सुरक्षित होता था। यह तरीका बहुत प्राचीन था और वर्तमान समय में यह संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। जल को शुद्ध तथा स्वच्छ बनाने का दूसरा तरीका उबालना है। बच्चों, जल को साफ, स्वच्छ और शुद्ध बनाने का यह सबसे विश्वसनीय और कारगर तरीका है। इसके लिए जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है। जब जल पूरी तरह से उबल जाता है तब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से जल में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीवाणु या विषाणु रहते हैं वे मर जाते हैं और जो अन्य अशुद्धि रहती है वह जमकर पानी वाले बर्तन के नीचे पेंदे में जमा हो जाते हैं। इसके बाद इस जल को दूसरे साफ एवं स्वच्छ बर्तन में डाल लिया जाता, छानकर अलग रख लिया जाता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि दूसरे जिस बर्तन में इस उबले हुए जल को डाला जाता है वह पूरी तरह से साफ एवं स्वच्छ हो तथा ढक्कनदार हो। यद्यपि पानी को शुद्ध एवं स्वच्छ करने का यह सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यदि परिवार बड़ा हो तो ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, खासकर वर्तमान समय में, क्योंकि अभी सभी लोग कामकाजी होते हैं, किन्हीं के पास इतना समय नहीं होता है। पानी को शुद्ध करने का तीसरा तरीका जमाना, जल को जमाना मतलब क्या करना, किसी भी बर्तन में जल को रखकर थोड़ी देर छोड़ देना। इसके लिए बच्चों जिस जल को हमें शुद्ध करना होता है उस जल में फिटकिरी या एलम हम पानी में मिलाते हैं। थोड़ी देर मिलाने के बाद पानी को स्थिर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो जल में अशुद्धि हैं वे इस फिटकिरी में चिपक जाते हैं और जल वाले बर्तन के पेंदी में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद इस जल को दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाता है और उसका व्यवहार किया जाता है। ऐसे जल का व्यवहार हम मुख्य रूप से नहाने धोने के लिए कर सकते हैं। बच्चों, जल को शुद्ध करने का चौथा तरीका जल को विसंक्रमित करना है। इसके लिए वर्तमान समय में बाजार में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ उपलब्ध हैं जिनको जल में मिलाकर हम जल को विसंक्रमित कर सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोली। ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से न सिर्फ जल का अशुद्धि दूर होता है बल्कि जल में उपस्थित दुर्गंध भी मिट जाता है। जल को शुद्ध करने का सबसे सरल और सटीक तरीका क्लोरीन की गोली है। हमें जिस जल को शुद्ध करना है उसकी मात्रा, उसमें निर्धारित मात्रा में क्लोरीन का गोली डाल देते हैं।
तो जल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है और ऐसा जल व्यवहार करने पर हम किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 4 तरीकों से हम जल में मिले हुए अशुद्धियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में सरकार की तरफ से पाइपलाइन के द्वारा जल की सप्लाई की जाती है। सरकार के द्वारा सप्लाई से पूर्व इस जलों को उपचारित किया जाता है, अर्थात इनको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ही यह पाइप के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। इसके अलावे आजकल बाज़ार में बहुत सारे जल को शुद्ध करने वाले उपकरण भी मिलने लगे हैं, जो जल को पूरी तरह स्वच्छ कर देते हैं, जैसे आरओ, एक्वागार्ड, कैंट इत्यादि। इन उपकरणों की सहायता से हम खाने पीने वाले जल को आसानी से शुद्ध एवं स्वच्छ कर लेते हैं और इस जल का व्यवहार करने पर हम किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सिर्फ ना हमारे शरीर के लिए बल्कि अन्य घरेलू कार्यों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। परंतु यह भी आवश्यक है कि हम जिस जल का उपयोग कर रहे हैं, खासकर पीने अथवा खाना पकाने के लिए, वह पूरी तरह शुद्ध एवं स्वच्छ हो, नहीं तो हम जल जनित रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जल को शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों को अपनाकर हम जल को शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध जल का व्यवहार करने से हम किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।